हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवोदय एकेडमी। मेरा नाम है सत्येंद्र सिंह और आप देख रहे हैं नवोदय एकेडमी। आज के इस वीडियो में मैं आपको जो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट का जो भी प्रीवियस ईयर पुराने जो प्रश्न पत्र हैं, ठीक है, पिछले आए हुए प्रश्न हैं, तो उनकी चर्चा करूंगा और उसके संबंधित मैंने ये पूरी वीडियो बनाई हुई है। और भी वीडियो में जो भी PYQ हैं यूपी टेट के, तो उनको मैं कराऊंगा। आप चैनल पर बने रहिए और ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो ये है यूपी टेट प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 के लिए, और इसकी जो एग्ज़ाम डेट थी वो थी 8 जनवरी 2020। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम सत्येंद्र सिंह है और मैंने नवोदय विद्यालय से पढ़ाई की है, फिर BHU से ग्रेजुएशन किया है और फिर मैंने डायरेक्ट से DLED डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन भी अपना कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है हमारा, ये CDP चाइल्ड डेवलपमेंट का पेपर है। ठीक है, और इसमें 1 से 30 प्रश्न रहेंगे और फिर इसके बाद मैं EVS और भी दूसरे विषय से संबंधित पेपर प्रश्न कराता रहूँगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, मतलब किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया। ठीक है, तो इसका आंसर है गार्डनर। ठीक है, किसने दिया ऐसा? गार्डनर ने दिया। ठीक है, बाकी इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में लिखा है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं, आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, हिंदी में कंफर्टेबल तो हिंदी पढ़ सकते हैं। मैंने दोनों जो भी लैंग्वेज मीडियम हैं उनको ध्यान में रखते हुए इसको तैयार किया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा है, डिसलेक्सिया हैज़ डिफिकल्टी इन, डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। तो डिसलेक्सिया में क्या करने में कठिनाई होती है? तो डिसलेक्सिया बेसिकली एक प्रकार का पठन विकार है। क्या है? पठन विकार। तो यहाँ पर पहला नंबर हो जाएगा। ठीक है, कि डिसलेक्सिया एक प्रकार का क्या है? पठन विकार है। ठीक है, तो पढ़ने और वर्तनी में, ठीक है, पढ़ने लिखने में क्या होती है? समस्या होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें डिटेल में भी दिया है तो आप उसको पढ़ते जाएंगे और मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो को मैं लेंदी नहीं करूँ और मैं चीज़ों को सही समय में और सही तरीके से समझा पाऊँ। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि नहीं है पूछा है हमसे। ठीक है, तो ऐसा कौन सा विकल्प होगा जो कि नहीं होगा, मतलब एक प्रकार से गलत विकल्प होगा। तो इसका जो विकल्प 2 है, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ध्यान देना चाहिए, है ना। तो ये नहीं लगा यहाँ पर भी, तो दोनों सेम कैटेगरी के हो जाएंगे। तो क्या होगा? ये सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? तो हतोत्साहित करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, रोक देना चाहिए। तो आप भी जानते हैं कि प्रश्न पूछने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? प्रेरित करना चाहिए। ये मतलब जो भी टीचर बनेगा तो क्या करे? बच्चों को डांट के ना बैठा दे, बच्चों को क्या करे? प्रेरित करे कि हाँ, और पूछो बेटा प्रश्न, क्या पूछना है, क्या समस्या है, क्या डाउट है ना, तो कहाँ पर तुमको समझ नहीं आ रहा, और पूछो। इस प्रकार से शिक्षक को होना चाहिए। ठीक है, यही एक आदर्श शिक्षक की निशानी है। इसके बाद अगला प्रश्न है, ग्रोथ ऑफ ए चाइल्ड इज मेनली रिलेटेड टू। तो ग्रोथ ऑफ ए चाइल्ड मेनली किससे रिलेटेड है? तो देखो, फिजिकल डेवलपमेंट से, सोशल डेवलपमेंट से, इमोशनल डेवलपमेंट से। तो जो ग्रोथ ऑफ चाइल्ड है, तो ये सबको जानता है कि ये फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ठीक, बच्चे का विकास तो क्या, बच्चा पहले शारीरिक विकास जरूरी है ना, कि शरीर का उसका विकास हो, चल फिर पाए, दौड़ पाए, है ना, कम से कम हाथ पैर और आँख जो भी है, जो भी उसकी इंद्रियां तो सही से काम करें, है ना। तो बच्चे का विकास शारीरिक विकास से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ह्यूमन डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तो कहाँ से स्टार्ट होता है मानव का विकास? तो ये प्रीनेटल स्टेज होती है, गर्भावस्था। जब भी बच्चा माँ के गर्भ में होता है तभी से उसका विकास स्टार्ट होता है। ठीक है, पहले उसके शरीर का विकास होगा, अंग होगा, फिर 9 या 10 माह बाद बच्चा बाहर आएगा। ठीक है, तो तब भी उसका विकास चलता रहेगा। तो जो भी गर्भावस्था होती है, प्रीनेटल स्टेज, इसमें क्या होता है? बच्चे का विकास मानव का स्टार्ट होता है, मतलब वहां से एक प्रकार से स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7वां। तो ये पुस्तक के बारे में है कि कौन सी पुस्तक, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग, पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, तो
इसके लिए मैंने पूरी नीचे टेबल बना रखी है और इसमें देख लीजिए कि कौन से राइटर की कौन कौन सी पुस्तक है, ठीक है। तो देखो, आर एम गेने द कंडीशंस ऑफ लर्निंग, ये बुक है इनकी। और फिर ई एल थॉर्नडाइक है तो एनिमल इंटेलिजेंस, वी एफ स्किनर की है द सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर, और आई वी पाउलो द कंडीशंस रिफ्लेक्सेस, द लेक्सबर्ग्स ऑफ कंडीशन, ठीक है। तो ये मैंने पूरी टेबल बना दी है, तो आप इनको ध्यान रखेंगे, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं सो दैट यू कैन रिवाइज आप दोबारा से, या तो अब दोबारा। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था। यह कथन किसका है? तो यह कथन सबको जानता है कि स्टैनले हॉल का है, ठीक है। और स्टैनले हॉल ने ऐसा कहा हुआ है एडोलसेंस के बारे में, ठीक है। तो फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? तो जो भी माइक्रो टीचिंग होती है इंडियन मॉडल में, तो इसका टोटल टाइम होता है 36 मिनट, ठीक है। और इस 36 मिनट को हम ऐसे ब्रेक करते हैं, डिवाइड करते हैं 6-6 मिनट का, तो ये पूरा डिवीजन यहाँ पर दिया गया है। तो इन सबको मिलाने पर 36 मिनट हो जाएंगे, ठीक है, 36 मिनट। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, 10वां प्रश्न, मात्र 10,000 रुपए का, ठीक है। तो 10वां प्रश्न हमारा, सीखने का पठार सीखने की क्रिया के मुख्य विलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसका है? सो यह कथन मुझे लगता है गेट्स का है, पर नहीं, ये कथन रॉस का है, ठीक है। रॉस इज द करेक्ट आंसर। तो आपको इस प्रकार से जो रिवीजन करवा रहा हूं मैं, तो ये पूरा PYQ है, ठीक है, 2019 में आए हुए प्रश्नों का। और इसका मैंने थोड़ा सा मेहनत करके ये, ठीक है, PDF में कन्वर्ट किया हुआ है इसको, ठीक है, ऐसे टाइपिंग वाइपिंग करके। तो मैंने थोड़ा सा मेहनत की है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियोस को शेयर कर दीजिए, ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल में, ग्रुप में, ठीक है, ताकि और भी बच्चे आपके साथ ही पढ़ पाएँ। अगला क्वेश्चन है, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है, ठीक है, प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड की, ये बच्चा प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड है ना, तो क्या करे? तो क्या कर सकता है टीचर को क्या करना चाहिए? बच्चे को दंड देना चाहिए। ये तो कभी नहीं हो सकता है ना, दंड देना, ये सब निगेटिव चीज़ें हैं। तत्काल उसको घर वापस भेज दे, तो घर वापस भेजने का भी कोई फायदा नहीं। बच्चे को परामर्श दे, है ना, प्रोवाइड काउंसलिंग टू द चाइल्ड। बच्चे को समझाए कि भाई तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों करते हो, बात क्यों नहीं सुनते हो, उसको काउंसलिंग करे, उसके माता पिता से मिले, उसके घर जाए ना, उससे दोस्ती कर ले एक प्रकार से। समस्यात्मक बालक कौन होते हैं? जो असामान्य बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है, और एडजस्ट करने में समस्या उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे बालकों को क्या कहा जाता है? ऐसे बालकों को कहा जाता है समस्यात्मक बालक। अगला प्रश्न है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है, तो को करिकुलर एक्टिविटीज आर मोस्टली रिलेटेड टू, तो ये संबंधित है छात्रों के सर्वांगीण विकास से। किससे संबंधित है? छात्रों के सर्वांगीण विकास से, ठीक है। मैं दोनों भाषाओं में लगभग बराबर इक्वली कंफर्टेबल हूँ, ठीक है, और काफ़ी दिन से इंग्लिश पढ़ने की वजह से मुझे लगता है इंग्लिश में थोड़ा सा 1% ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया हूँ, ठीक है। निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? तो मतलब एक व्यक्ति कोई ऐसा है जिन्होंने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया, और 3 ऐसे हैं इस विकल्प में, 4 विकल्प में से, जिन्होंने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया हुआ है, ठीक है। इस प्रश्न का एक प्रकार से जो मैं तोड़ मरोड़ के वो बता रहा हूँ, तो ये है मतलब। फिर इसका BS ब्लूम हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? BS ब्लूम। बाकी स्किनर ने दिया है अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, थॉर्नडाइक ने अधिगम का संबद्धवाद का सिद्धांत दिया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से थॉर्नडाइक ने भी अधिगम का संबद्धवाद सिद्धांत दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। सो अवरोधन क्या होता है? देखो, लाइट चली गई, कोई बात नहीं। तो हम लोग कर रहे हैं 14वां प्रश्न, और इसका जो प्रश्न है, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है मीनिंग ऑफ स्टैग्नेशन। बेसिकली अवरोधन मतलब एक प्रकार एक जगह रुक जाना, ठहर जाना, है ना। तो कैसे हो सकता है इसमें? बालक का विद्यालय ना आना, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, रुक जाना। तो बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक क्या करना? एक ही कक्षा में बने रहना, मतलब फेल हो जाना, है ना, एक प्रकार से पास ना कर पाना कक्षा को,
कोई बच्चा है तो क्या कर रहा है, मतलब 2 साल 3 साल हो गया, वो कक्षा 7 में ही बैठा है, कक्षा 9 में ही बैठा है, तो इसको बोलते हैं अवरोधन। ठीक है। फिर एक टर्म और आता है अपव्यय, और इसको भी आपको जानना चाहिए। अपव्यय का आशय है बालक का अपनी प्राथमिक कक्षा पूरी किए बिना ही विद्यालय छोड़ दे, मतलब उसने प्राइमरी एजुकेशन पूरी नहीं की, मतलब प्राइमरी एजुकेशन कहाँ से कहाँ तक होती है, कक्षा 1 से 8 तक है ना, वो कक्षा 5वीं में उसने विद्यालय छोड़ दिया, कक्षा 6 में 7 में ऐसे करके, तो उस चीज़ को अपव्यय बोलेंगे, क्योंकि वहाँ पर उसने रिसोर्सेज का यूटिलाइज नहीं किया। ठीक है। निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है, तो कौन सा कौशल ऐसा है जिसमें टेस्टिंग ऑफ द प्रीवियस नॉलेज कम्स, तो प्रीवियस नॉलेज आएगा उसमें, तो इसका होगा आंसर बी, स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना कौशल है। ठीक है। तो देखो ये विभिन्न प्रकार के कौशल है हमारे, और इसमें जो प्रस्तावना कौशल है तो इसमें पूर्व ज्ञान का परीक्षण किया जाता है। प्रस्तावना कौशल क्या होता है, जैसे आप कभी निबंध लिखते हैं, तो निबंध जब भी लिखते हैं तो उसमें प्रस्तावना डालते हैं ना, और जब भी प्रस्तावना डालते हैं तो वहाँ पर प्रस्तावना में जो भी आपका प्रीवियस नॉलेज होता है उस विषय से संबंधित जो भी पुरानी जानकारी होती है वहाँ पर आप लिखते हैं निबंध में। ठीक है। तो प्रस्तावना कौशल हो गया, पूर्व ज्ञान से संबंधित है। फिर इसके बाद है मैथ्स कॉलम ए एंड कॉलम बी, तो इनको मिलान करना है आपको। तो देखो अभी तो मैंने मिलान सीधे सीधे रख दिया है करके, ठीक है, कि एनिमल इंटेलिजेंस किसकी है, थॉर्नडाइक की, और ये पुनर्बलन की अनुसूची किसकी है, स्किनर की है। ठीक है। पर देखो एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा, एग्जाम में इधर तो दिए रहेंगे। ठीक है। और इधर इनका नंबर देखो, जैसे मैंने इसका तीसरा नंबर है, इसका चौथा, तो ये नंबर इसका चेंज रहेगा, है ना, 1 2 3 ऐसे करके। फिर आपको मिलाना है, और मिलाने के साथ ही जो कूट वाले ऑप्शन आते हैं ना, कि कूट में से चुनिए कि पहले का क्या है, दूसरे का। अभी जो पैटर्न चेंज हुआ है रिसेंटली, मतलब काफ़ी दिन से है, पर अब ये चीज़ काफ़ी आ रही है ज़्यादा मिलाने के लिए, तो इस चीज़ को ध्यान देंगे आप कि इस प्रकार से प्रश्न आएगा। और प्रश्न का स्तर इस बार सरल नहीं होने वाला, कठिन ही होगा, पर अगर आपने तैयारी कर ली है, पुराने पेपर लगा लिए हैं, तो आपको आसानी होगी। अगला प्रश्न है विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है। तो देखते हैं तो इसका जो आंसर है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, मतलब निरंतरता का सिद्धांत है एक, जिसमें कहा गया है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है। मतलब विकास कंटिन्यू चलता रहेगा। अगला प्रश्न है 18वां, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई। तो सबको पता है कि 86th अमेंडमेंट जो हुआ था, 86वां संविधान संशोधन, और ये 2002 में हुआ था। इसके बाद क्या हुआ, शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई। ठीक है। फिर इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन क्या है, अभी फ्रेडा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो है मैकडूगल। कौन है, मैकडूगल साहब, चलो साहब बोल दिया इनको। ठीक है, मैकडूगल साहब क्या है। फिर है अगला प्रश्न, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। तो ये चाइल्डहुड है, बच्चा। ठीक है, बाल्यावस्था, जब बच्चा छोटा होता है तो उसको क्या कहा, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल, हाँ, ए यूनिक स्टेज ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट बाय कोल एंड ब्रूस। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है 21वां, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा। सो ऐसा कहा है गिलफोर्ड ने। ठीक है, किसने कहा है, गिलफोर्ड ने। ठीक है, गिलफोर्ड ने। गिलफोर्ड के अनुसार देखो व्यवहार के कारण व्यवहार में ही परिवर्तन है। और भी लोगों के बारे इनका जो कथन है, ठीक है, कथन इनका जो स्टेटमेंट है उसको मैंने लिखा है, आप पढ़ लीजिए। और वुडवर्थ होना चाहिए, हाँ वुडवर्थ हो गया, चलो इसको सही करेंगे। फिर स्किनर ने क्या कहा हुआ है, क्रो एंड क्रो ने क्या कहा हुआ है, तो इस प्रकार से देख लेंगे आप। ठीक है, इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कहीं नोट कर लीजिए, तो फिर उससे आप रिवीजन कर पाएंगे। फिर देखो फिर से टेबल आ गई अगले प्रश्न में, टेबल। तो देखो टेबल और ये जो प्रश्न पूछने का तरीका है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा नया तरीका है, और इसमें पुराने मास्टर फंस जाएंगे, पुराने मास्टर फंस जाएंगे भाई, सही बता रहा हूँ मैं, क्योंकि उन्होंने शायद बहुत दिन से पेपर नहीं दिया होगा या अभ्यास नहीं किया होगा, तो उनको कठिनाई होगी, नए बच्चे कर ले जाएंगे। ठीक है, चलो मैच करना है तो ब्रूनर को हमने अभी तो मैंने टेबल को जस्ट बना दिया है मैचिंग वाली, तो ब्रूनर को इससे मिलाएंगे हम कॉन्सेप्ट अटेनमेंट टीचिंग मॉडल, और आसुबेल को मिलाएंगे एडवांस ऑर्गेनाइजर टीचिंग मॉडल। ठीक है, ग्लेजर को मिलाएंगे बेसिक मॉडल ऑफ टीचिंग। ठीक है, फिर गार्डन को मिलाएंगे हम
सिनेटिक्स टीचिंग मॉडल, ठीक है, सिनेटिक्स टीचिंग मॉडल, सिनेटिक्स। यहाँ पर शायद मैंने स्पेलिंग गलत कर दी है क्या, ठीक है, देख लेंगे इसको आप। समस्या समाधान का प्रथम चरण है, तो समस्या समाधान का पहला चरण है कि आप समस्या की पहचान करें। क्या करें, समस्या पहले आइडेंटिफाई करें ना भाई कि समस्या कहाँ पर है, हाँ क्या समस्या है। तो समस्या की पहचान सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करेंगे हम। क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, सो दैट यू कैन, फिर उसको बाद में सही कर पाओगे आप। स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है। सो दोनों में कॉमन कौन सा है, तो इसका है देखो सी, प्रेजेंटेशन जो होता है। तो which step is prominent in the syntax teaching model of memory level and understanding level। तो मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल पर कौन सा चीज़ एक प्रकार से कॉमन है या सिंटैक्स, ठीक है, प्रोमिनेंट है, तो ये है प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण, कि आप प्रस्तुत कैसे कर पा रहे हैं, ठीक है। बेसिकली जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो एक प्रकार से यह मेरा प्रेजेंटेशन है, ठीक है। और जैसे प्रेजेंटेशन होता है कि आप क्लास में किसी टॉपिक पर बोल रहे हैं या कोई सेमिनार में बोल रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार से। सो दिस इज ऑल द प्रेजेंटेशन, या कोई आप स्पीच दे रहे हैं। सो बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा, कब होगा, तो देखते हैं कब होगा। इसका आंसर है बी, बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोचालात्मक पक्षों का जब विकास होगा तब क्या होगा, बच्चे का जो सर्वाधिक विकास होना है, सर्वाधिक प्रभावशाली होना, तो तभी होगा जब डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन हो चिल्ड्रन का है। साइकोमोटर मतलब कि हाथ पैर ना, नाक कान सब चल पा रहा हो, मुंह बोल पा रहा हो, है ना, नाक से सांस ले पा रहा हो, ऐसा नहीं कि उसकी एक नाक बंद हो, और इस प्रकार से। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है 26, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो देखते हैं इसमें जो पुनर्बलन का सिद्धांत होता है तो ये है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, इसको क्या बोलते हैं, पुनर्बलन का सिद्धांत। और ये किसने दिया है, स्किनर ने दिया है, ध्यान देंगे, इस सिद्धांत को स्किनर महोदय ने दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है। तो इसमें जो पहला है अंतःप्राज्ञ अवस्था, अंतःप्रज्ञ अवस्था, तो ये इंट्यूटिव स्टेज, ये ब्रूनर के संज्ञानात्मक सिद्धांत का अंग नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ कि प्रश्न पूछने का तरीका बदल गया है, कौन सा नहीं है। पहले जैसे अभी PYQ कराऊंगा ना मैं आपको 2015, 16, 11, 12, तो आपको उसमें और आसान प्रश्न रहेंगे, ठीक है। तो अब देख पाएंगे कि पहले प्रश्न इजी आते थे, पर अब आपके पास सुविधाएं भी हैं। पहले इंटरनेट नहीं था, पहले लोग वीडियो नहीं देख पाते थे, है ना। अब आप वीडियो से पढ़ लीजिए, कहीं चल फिर रहे हैं, ईयरफोन लगाया और वीडियो चालू किया, पढ़ रहे हैं आराम से, और रनिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, ठीक है, जस्ट ईयरफोन लगाया या कुछ और कान में लगाया, या वैसे ही आप आवाज़ तेज़ कर ली और बस अपना काम कर रहे हैं और सुन रहे हैं वीडियो। अगर नहीं देख रहे हैं तो केवल सुन करके भी आप पढ़ाई कर सकते हैं ना। तो ये क्या है, पहला होगा अंतःप्रज्ञ अवस्था, ठीक है। ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्था को 3 अवस्थाओं में बांटा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है, वे हैं, तो वे कौन से हैं, और इसमें वे हैं, तो ठीक है, वे हैं तो मतलब ये सारे हैं, ठीक है। ये 5 स्तर ये हैं, 5 पद ये हैं। द करेक्ट सीक्वेंस, अब जो प्रश्न पूछने का तरीका देखो आपकी, करेक्ट सीक्वेंस पूछा है इनका, कि मतलब पहले नंबर पे कौन आएगा, है ना, फिर दूसरे नंबर पर कौन, फिर तीसरे, इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया। तो ये आते हैं आपको, ठीक है, पर इनका क्रम अगर आपको आता है तभी आप इसका उत्तर दे पाएंगे, है ना। तो इनका क्रम देखते हैं, नीचे ये दिया हुआ है जो भी हेनरी मॉरिसन ने दिया हुआ है। तो सबसे पहले है खोज अन्वेषण, फिर प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन, फिर है एसिमिलेशन, फिर है इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, और फिर है रिसाइटेशन, है ना, वाचन या अभिव्यक्तिकरण। फिर इसके बाद सेकंड लास्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो कॉग्निटिव डोमेन से कौन सा रिलेटेड नहीं है आपको बताना है। तो वैल्यूइंग है जो अनुमूल्यन, ये बीएस ब्लूम के उसमें नहीं है, ठीक है, जो भी उनका संज्ञानात्मक क्षेत्र है, बल्कि है एप्लीकेशन है, अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज है, लेकिन वैल्यूइंग नहीं है, अनुमूल्यन नहीं है, ठीक है। बाकी बीएस ब्लूम ने देखो ये बुक में दिया हुआ है। तो इन्होंने 6 वर्गों में विभाजित किया है, और ये 6 वर्ग हैं ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग,
विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। मूल्यांकन है यहाँ पर ये अनुमूल्यन नहीं है, ठीक है। मूल्यांकन एक प्रकार से असेसमेंट होता है, पर वो वैल्यूइंग नहीं है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? तो अधिगम का वक्र नहीं है, तो देखेंगे कौन सा नहीं है अधिगम का। देखो कॉन्केव होता है इसमें, और कॉम्बिनेशन भी होता है, कॉन्वेक्स भी होता है, पर जो ये नहीं, ये जो लॉन्गिट्यूडनल टाइप होता है, लंबवत, ये नहीं होता, ठीक है। इसकी जगह क्या होता है? स्ट्रेट लाइन, ठीक है। क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। तो अधिगम वक्र मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। आगे देखते हैं कौन कौन से। तो स्ट्रेट लाइन कर्व हो गया, कॉन्वेक्स हो गया, कॉन्केव हो गया, और ठीक है, इनको उत्तल अवतल इनको आप समझ लेंगे। मिश्रित वक्र हो गया, तो ये जो कॉम्बिनेशन टाइप होता है, ठीक है, तो ये हो गया। तो इस प्रकार से आपके पूरे हुए 30 प्रश्न CDP के, ठीक है। और मैंने जो भी PYQ है 2019 का, इसको मैंने आपको कराया, और मुझे उम्मीद है वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यूपीटेट PYQ CDP 2019 का प्रश्न पत्र है ये, ठीक है। और आप देख रहे हैं नवोदय अकेडमी, मेरा नाम है सत्येंद्र सिंह, ठीक है। मैंने नवोदय विद्यालय से पढ़ाई की है। मैं ये सब चीज़ें इसलिए भी बता रहा हूँ कि आप जहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं तो आपको लगे कि हाँ, एक ऑथेंटिक सोर्स से आप देख रहे हैं, और जो भी व्यक्ति वीडियो बना रहा है या बता रहा है चीज़ों को, तो जो उसने पढ़ाई की है थोड़ा सा, और उसको चीज़ों को समझ है, ठीक है। मैंने सीटेट भी पास कर लिया है। सीटेट मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही दे दिया था, ऐसे कि चलो देख आता हूँ कि क्या होता है सीटेट में, तो बस निकल गया, ठीक है। थोड़ा सा मैंने PYQ लगाए थे, तो उन सब की वजह से क्या हुआ कि मेरा सीटेट निकल गया, ठीक है। तो ये है यूपीटेट 2019 का रहा पेपर, और इस पेपर में मैंने आपको CDP के 30 प्रश्न कराए, ठीक है, बाल विकास के। और मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको कहीं पर कोई कन्फ्यूजन है, डाउट है, तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं उसका उत्तर दूंगा, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग एंड